So good evening everyone once again, and today we are going to start economics का क्या कहते हैं कोर्स, ना वही सिलेबस वाला। तो यस, देखो आईएससी की इकोनॉमिक्स हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन भी है। हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया था कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। आपको ये सारे चैप्टर्स देखने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर होगा आगे चल के, फिर आपका नेशनल इनकम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो अपन क्या करेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, डिमांड से शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हैं। उसको जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से समझेंगे, और जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिकली समझो और साथ में उसके नोट्स भी बनाते चलो, सो दैट तुम लोग के कंसेप्ट क्लियर होंगे। और सेशन के बाद में डिस्कशन करेंगे कि सेशन कैसा रहा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और क्या क्या चीजें हम अभी आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज के सेशन में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ उसको लिखना शुरू करो। मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ सो दैट बैंडविड्थ में किसी को दिक्कत ना है। फाइन। सो सबसे पहली चीजें जो हम आज पॉइंट्स कवर करेंगे, पॉइंट्स टू बी कवर्ड है। आवाज सबको क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे, पहला है मीनिंग ऑफ डिमांड। हम डिमांड के चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, और जो छोटा मोटा अगर इनिशियल इंट्रोडक्शन बचेगा उसको भी मैं कवर करा दूंगा, डोंट वरी। बट ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सबसे पहले इनको उठा रहा हूँ, और इसको करूंगा तो आपका जो कोर्स कंप्लीट भी हुआ है स्कूल में वो भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी। तो पहले हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने तरीके के डिमांड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। फिर जो थर्ड पॉइंट हम आज कवर करेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये पॉइंट को कवर करेंगे, इसको समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, क्या होते हैं डिमांड फंक्शंस, इनको करेंगे। याद रखना, मैं आपकी वाली बुक जो है उसी बुक को भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आईएससी में आपकी जो बुक्स चलती है, मतलब कौन सी बुक का नाम क्या है, फ्रैंक वाली। फ्रैंक बुक्स में जो भी चीजें लिखी है ना, आईएससी बोर्ड के साथ सबसे बड़ा झोल ये है कि वो ये सारे के सारे फ्रैंक में जो लिखे वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको वो ज्यादा मान्यता देता है, मतलब आई मीन उनको ज्यादा प्रेफर करता है। तो अपनी फ्रैंक बुक को मत छोड़ना, पूरे इंडिया में आईएससी का फ्रैंक ही चलता है, और फ्रैंक के ही जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो उसके मीनिंग्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, या जो कीवर्ड्स दिए हैं उस बुक में, वही वर्ड्स आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। क्योंकि इन्विजिलेटर या जो भी आपकी कॉपी चेकर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो पक्की सी बात है उसी को फॉलो करेगा। तो अपन उस बुक्स को जरूर फॉलो करेंगे, उस बुक के दिए हुए सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं उसको फॉलो करेंगे, वैसे एग्जाम्पल्स को भी फॉलो करेंगे, और कंसेप्ट भी समझेंगे प्रैक्टिकली कि भाई खाली पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, उसको कंसेप्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो, अब आ गया डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखो 2 दिन में मैं इसको कवर करूंगा, इन सारे पॉइंट को क्या क्या कवर करूंगा मैं लिख रहा हूँ। फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर पे आएंगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड कवर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस हैं, किसके एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर 7 पॉइंट में मैं आपको कवर करूंगा मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, या शिफ्ट इन डिमांड, इस कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि रीजंस क्या है फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, रीजंस फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट क्यों करती है, उसके रीजंस को भी हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। हम पहले वाले चैप्टर में पूरी कोशिश करेंगे आज की हम ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को भी कवर कर पाए। फिफ्थ को मेरी कोशिश रहेगी कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाया इनकेस थोड़ा सा उठा पाया तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट इसको दूसरे पॉइंट से कर दे रहा हूँ। फिफ्थ का कुछ हिस्सा, सिक्स,
7th 8th ये नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो दिस इज, ये आज हो जाएगा और यहाँ वाले पोर्शन कल हो जाएंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो सबसे पहला कंसेप्ट बताते हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड, देखो मीनिंग ऑफ डिमांड तुम्हारी बुक में तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी मीनिंग ऑफ डिमांड में डिमांड 3 तरीके के कंपोनेंट को मिलकर बनता है, और वो तीनों कंपोनेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला क्या है डिमांड, जैसे कोई पूछता है ना तुमसे कि व्हाट इज डिमांड, आखिर डिमांड क्या होती है? हम कोई जब मार्केट में जाते हैं, किसी चीज को खरीदने जाते हैं, तो हमारी कुछ डिमांड होती है कि भाई हम ये सामान खरीदना चाहते हैं। तो ये डिमांड को इकोनॉमिक्स में इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसका इसका मीनिंग क्या बताया गया? तो बेसिकली डिमांड इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बेसिकली 3 इसमें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिमांड बनती है। क्या है, चलो समझते हैं। पहला कंपोनेंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिजायर टू बाय। आपका डिजायर होना चाहिए, ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज है तभी आप उसको डिमांड कहेंगे, अदरवाइज डिमांड बनेगी नहीं। तो डिजायर टू बाय मतलब मेरा एक इच्छा होनी चाहिए, मेरी डिजायर होनी चाहिए कि मुझे सामान खरीदना है। मेरा मनी नहीं है तो मेरे पास पैसे भी होना जेब में, तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। तो डिमांड तो बनती नहीं है। डिमांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिजायर टू बाय। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, कोई सामान खरीदने के लिए डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलिंगनेस का मतलब क्या है? कि मैं विलिंग करता हूं कि भाई मैं उसके लिए खर्च कर पाऊंगा। पता चला मेरा मन तो है लेने का, बट मैं खर्च करने की विलिंगनेस मेरे अंदर नहीं है। मैं स्पेंड करने के लिए, पैसा स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए मेरे अंदर वो ही नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है, एक तरीके से इच्छा ही नहीं हो रही उसकी। मेरा मन है लेने का, मेरा डिजायर इस चीज को खरीदने का, बट अंदर से वो नहीं है, विलिंगनेस नहीं है उसको खरीद स्पेंड करने की, पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तो विलिंगनेस भी बहुत जरूरी है डिमांड में। तो डिजायर टू बाय, एक तो मेरे को ये होना चाहिए कि भाई मुझे एक चीज खरीदने का मन है बहुत, मेरा डिजायर है, इसको मुझे लेना है। दूसरा, मैं इसके लिए खर्चा करने की हिम्मत भी रखता हूं। आई कैन स्पेंड, मैं स्पेंड भी कर सकता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा मन है सामान लेने का, डिजायर भी है, मेरी इच्छा भी है, मैं इसके लिए खर्च करने की हिम्मत भी रखता हूं। और साथ में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? बैक्ड बाय। बैक्ड बाय व्हाट? बैक्ड बाय प्रॉपर मनी। पैसा भी तो ना चाहिए। बैक्ड बाय सफिशिएंट मनी। सफिशिएंट मनी या सफिशिएंट, इसको आपकी बुक में दे सकते हो इसको परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जैसा वर्ड भी यूज होता है। परचेजिंग पावर मतलब आपके जेब में पैसा भी तो हो। गाइस समझने की कोशिश करो ना। ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें किसी चीज को लेने का मन है, तुम्हारा डिजायर है, और तुम विलिंग भी करते हो, विलिंगनेस भी है तुम्हारे कि तुम उसके लिए खर्च कर दोगे। तुम्हें अगर वो सामान मिला तो तुम उसके लिए खर्च कर दोगे। लेकिन तीसरा कंपोनेंट, तुम्हारे जेब में पैसा ही नहीं है, तो कैसे सामान लोगे? तुम्हारा मन भी है, तुम्हारे खर्चा करने की इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, बट तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी इन योर पॉकेट। तो क्या तुम उसको सामान खरीद पाओगे? खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसका कॉम्बिनेशन? दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर ये सब कॉम्बिनेशन बन गया तो जो चीज निकल के यहां से बन के निकल के बाहर आएगी उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे एवरीवन? बोलो बोलो बोलो। डिमांड। डिमांड। समझ में आ रहा है? So anybody who want to purchase any commodity, he must have desire to buy. He must have desire to buy that commodity. Along with that, he must have willingness to spend. वो खर्चा करने की हिम्मत भी रखता हो. And third, the most important thing, he must have money in his pocket. The sufficient purchasing power should have. वो होना ही होना चाहिए वहां पे. अगर वो है वहां पे, तो भाई साहब ये 100% है कि आप डिमांड क्रिएट कर लोगे, ये डिमांड बन जाएगी. इनमें से कोई एक चीज नहीं हुई ना, तो डिमांड नहीं होगी. सबको क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? यस सर। अंशिका तुम्हें क्लियर है? अंशिका है कि नहीं? सर सर है तो, लेकिन शायद उसका माइक नहीं चल रहा है। अरे उसका माइक नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है. चलो अच्छा है, मैं रिकॉर्ड पे डाल दिया था सेशन मैंने. एक सेकंड है बस रिकॉर्ड. ओके, तो ये था मीनिंग ऑफ डिमांड. अब कोई बात नहीं बेटा, मैं रिकॉर्ड भी दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं सेशन को अपलोड भी कर दूंगा. अगर इनकेस मिस भी हो रहा है मैं करो थोड़ा. ठीक है. चलो अब आता है, ये मीनिंग ऑफ डिमांड था. ठीक है, ये मीनिंग ऑफ
डिमांड था। इसको बुक में भी एक बार पढ़ना, बुक में भी इसकी लाइन को पढ़ना कि भाई मीनिंग ऑफ डिमांड को लिखा कैसे, लेकिन बनता किस कंपोनेंट से, ये तीनों कंपोनेंट है। तो आप ये तीनों कंपोनेंट बोर्ड एग्जाम में जरूर शो करना कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स शुड बी लाइक दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ डिमांड। तो अगर तुम्हें डिमांड बनाना है या डिमांड बनना है, तो डिमांड बनने के लिए ये तीन स्टेप्स तो होने चाहिए, ये तीन कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पहला था मीनिंग ऑफ डिमांड। सो वी डन विद मीनिंग ऑफ डिमांड। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, सेकंड पॉइंट। चलो इसको भी समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डिमांड कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो 12th के बोर्ड में, आईएससी के बोर्ड में हमारे बुक में जो दिया ना, वो 5 तरीके का डिमांड दिया है। कितने तरीके का दिया है? 5 तरीके के टाइप्स ऑफ डिमांड दिए। कौन से दिए हैं फटाफट ऊपर से एक बार ऊपर देख लेते हैं क्या है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है इंडिविजुअल डिमांड? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? जब एक हाउस होल्ड, गाइस ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब एक हाउस होल्ड मतलब सिर्फ मेरी फैमिली कोई कुछ इच्छा करती है किसी चीज को खरीदने की, मेरी फैमिली का कोई सामान खरीदने का डिजायर है, उसके साथ मेरी फैमिली उसको विलिंग भी करती है, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, और हमारे पास सफिशिएंट परचेसिंग पावर भी है। तो एक परिवार जब किसी चीज का डिमांड करता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ रहा है? उसकी विलिंगनेस भी है, उसका डिजायर भी है, और उसके पास सफिशिएंट मनी भी है, सफिशिएंट फंड भी है, परचेसिंग पावर भी है, उसके पास बैकअप में पैसा है, इसके पास है। तो एक परिवार जब किसी चीज की डिमांड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड करता है एक इंडिविजुअल फैमिली, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड क्या होती है तुमने पीछे पढ़ा, तो डिमांड वो है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी को हम खरीदने जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल फैमिली खरीदने जा रही है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड खरीदने जा रहा है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इसका मैं मीनिंग नहीं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में दिया। आप अगर बुक पढ़ोगे ना तो आपको ये लाइन बिल्कुल सिंपल समझ में आएगी, जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइन वहां लिखी है। लेकिन अभी हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, लिखवाने का काम भी मैं करा दूंगा, पर नेक्स्ट सेशन में मैं लिखवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ? हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. गाइस सबको आवाज, अनंत तुम्हें समझ में आ रहा है? अनंत, सामर्थ, यस श्रेया, सर। श्रेया तुझे समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा बाउंस तो नहीं करा, श्रेया बाउंस तो नहीं करा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड हुआ जब एक सिंगल फैमिली या सिंगल हाउस होल्ड जब किसी चीज का डिमांड करती है, एक सिंगल फैमिली। लेकिन मार्केट डिमांड कब होगा? जब बहुत सारी फैमिली, ध्यान से देखो, जब बहुत सारी फैमिली एक साथ आ जाए और सब लोग मिलके मार्केट में डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, तो उसका वो मार्केट डिमांड निकल के आ जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? एक इंडिविजुअल की जगह जब कई सारे, तो ये कैसी फैमिलीज हो गई एक तरीके से, ये पूरी फैमिली होगी, मतलब कई सारे हाउस होल्ड हो गए, मल्टीपल हाउस होल्ड। यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड था, यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड था, और यहाँ पे क्या हो गया, जब कई सारी फैमिली किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को डिमांड करती है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जब बहुत सारी फैमिली किसी कॉमोडिटी का डिमांड करती है, किसी कॉमोडिटी का, तो उसको हम कहते हैं मार्केट की डिमांड है। जब एक सिंगल फैमिली किसी कॉमोडिटी का डिमांड करती है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड करती है, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। राइट? क्लियर एवरीबॉडी? थर्ड पॉइंट, और इसको बस समझो। थर्ड पॉइंट क्या है, एक आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एक्स एंड डिमांड। एक्स एंड डिमांड क्या होता है? व्हाट इज एक्स एंड डिमांड? एक्स एंड डिमांड का मतलब होता है डिजायर डिमांड। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है, मेरा डिजायर है, मेरा मन है, जैसे मैं चाहता हूं कि अभी मैं मार्केट में जाऊं और मेरा डिजायर है 5 बर्गर खाने का, मेरी इच्छा है 5 बर्गर खाने का, एक बर्गर का नहीं, 5 बर्गर खाने का है। तो 5 बर्गर खाने की मेरी इच्छा है, डिजायर है। एक्स एंड को क्या कहते हैं? डिजायर डिमांड। इसको क्या कहते हैं गाइस? एवरीवन समझ में आ रहा है क्या कहते हैं इसको? डिजायर डिमांड। कितना डिजायर है? 5 बर्गर खाना मेरा डिजायर है, 5 बर्गर। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं यहाँ पे छोटा सा,
5 burger is my desired demand. I want to eat 5 burger. That is my desired demand. इसको कहते हैं एक्स एंड डिमांड. आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है. नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ये डिजायर डिमांड हो जाती है. नेक्स्ट क्या होता है, एक्स पोस्ट डिमांड. एक्स पोस्ट डिमांड क्या होती है गाइस? एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब होता है जो एक्चुअल डिमांड होती है. मतलब क्या, मेरा मन था 5 बर्गर खाने का, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बर्गर खाए, इसी में मेरा पेट भर गया. समझ में आ रहा है? 2 बर्गर खाए, मेरा पेट भर गया, मेरी इच्छा खत्म, मेरा डिमांड खत्म. तो 2 बर्गर इज माई रियलिटी, दैट इज माई एक्चुअल डिमांड. एंड व्हाट वाज माई डिजायर्ड डिमांड? I was expecting that I will have 5 burger. I am very hungry. I will definitely eat 5 burger. That was my desired quantity. And what is my actual quantity? Only 2. 2 खा के अपन का पेट भर गया, अपन का भूख मर गया. तो X and demand means desired. X post demand means बोलो 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 बोलो. Actual demand. और इसके बाद लास्ट इसमें कौन सा डिमांड आता है? ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था. एंड दिस वन इज फिफ्थ वन. नाउ व्हाट इज फिफ्थ वन? कॉम्पोजिट डिमांड. क्या है? कॉम्पोजिट डिमांड. गाइस, कॉम्पोजिट डिमांड. ये कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? ये कौन से कॉमोडिटीज होते हैं? कॉम्पोजिट कॉमोडिटीज कौन से होते हैं? क्या होता है कॉम्पोजिट डिमांड? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांड फॉर दोज कॉमोडिटीज, वो कॉमोडिटी जिनका मल्टीपल यूज है. डिमांड फॉर दोज कॉमोडिटीज which have multiple uses. अच्छा चलो एग्जाम्पल बताओ. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तुम लोग खुद बताओ मुझे. सर मिल्क. मिल्क का क्या क्या करता है? सर चाय बनती है, कॉफी बनती, पनीर बनता है, दही बनती, योगर्ट बनता है. भाई दही का मतलब क्या होता है? योगर्ट और दही का मतलब? अच्छा सर, सेम चीज हो गई. सर मेयोनीज बनती है सर. हाँ, खीर बनती है. खीर बनती है. और सर अब देख मुंह में पानी आ रहा है, सेवई तो गलत बनती कर रहा है. है. देख गलत है भाई, गलत. दिस इज रॉन्ग. सर मेरे भी आ रहा है. खाने पीने की चीज मत लेके आ बीच में, ठीक है? कुछ दूसरा एग्जाम्पल बता. मिल्क चल हो गया, दूसरा बता. श्रेया कोई एग्जाम्पल सर बता. श्रेया, सर आइसक्रीम भी सर बनती मिल्की है. आइसक्रीम खाने पीने के ऊपर दुनिया है तुम लोगों की कि नहीं? यही है बस, इसी में पड़े तो रहे. सर मिल्क से तो खाने पीने वाली चीजें बनती हैं, और क्या बनता है? और बताओ मल्टीपल. हाँ वही तो कह रहा हूँ, और मल्टीपल यूज बताओ. कोई और प्रोडक्ट, कोई और कमोडिटी जिसकी सर मल्टीपल. सेल करते हैं मिल्क को. सर वुड. वुड का क्या करते हैं? टीचर डंडा लेता है मारने के लिए, स्केल बनाता है, घर बनता है. सर स्केल बनती है सर. सर बूढ़ों के लिए केन बनती है, सोफे बनते हैं, टेबल बनती है. हाँ, क्या बात है. वुड. चलो वुड लिख दे रहा हूँ मैं. चल लिख दे रहा हूँ, तू कह रहा है तो लिख दे रहा हूँ. और एग्जाम्पल बताओ कोई और कुछ ऐसा चीज जिसका मल्टीपल यूज हो. क्या बस और कार भी हो सकती है क्या? मतलब वो पैसेंजर्स को भी लेके जाती है और सामान भी लेके जाती है. हाँ यस या सर. ना? तो चलो बस भी लिखते, बस या कार भी रख सकते हैं. कार हम लोग एक जगह से दूसरी जाने के लिए भी यूज करते हैं, और कभी कभी हम उसमें सामान भी अपना लेके जाते हैं, तो मल्टीपल यूज के लिए भी कार यूज हो जाती है. सो दीज आर बेसिकली नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड, विच इज दोज कमोडिटीज व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस. उस तरीके की कमोडिटी के डिमांड को हम कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड. समझ में आया स्तुति? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, समझ में आया सर. सो टाइप्स ऑफ डिमांड, हमारा ये पॉइंट भी कवर हुआ.
मीनिंग ऑफ सर डिमांड बुक में 2 वर्ड हाँ दिए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कौन से 2 दिए हैं बुक में? जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड। ठीक है, मैं उसको कवर करूंगा, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो ये थे, यही बोर्ड में एग्जाम्स में आते भी है। बट कोई नहीं, मैं जॉइंट डिमांड और उसको भी कवर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया? वो आगे कवर होगा। अभी जब हम आगे उसको लिखवा के नोट्स में भेजूंगा ना मैं तुम्हें, या नोट्स के फॉर्म में भी दूंगा कुछ, तो उसमें आपको मिलेगा वो इजी लैंग्वेज में। और यहां तक किसी को कोई डाउट गाइस? नो सर। पक्का? नो सर। श्योर? ठीक है, यस सर। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी लिख लो तुम, इसको अपने पास लिख लो, इसको समझा भी दूंगा मैं बाद में। एक जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड क्या होती है चलो बताओ, अभी कवर ही कर लेते हैं। व्हाट इज जॉइंट डिमांड एंड व्हाट इज डिराइव डिमांड? बताओ, कुछ तो डिस्कशन करते ही अभी सर कवर। जॉइंट डिमांड मतलब उन गुड्स के लिए डिमांड जो जॉइंटली यूज होते हैं, जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन और पेपर। पेन और पेपर। ओके, और बताओ। सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड यार, नॉट बैड। और बताओ। और बताओ, अरे बोलो बोलो। हाँ, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, वाओ नाइस, ये भी तो एग्जांपल है। कार ले लिया, पेट्रोल नहीं डला सकते, गाड़ी चलेगी क्या? इन दोनों का डिमांड हमेशा पैरेलली चलता है, कार एंड पेट्रोल। अच्छा, ये तो चलो, ये तो इजी था, ये तो जॉइंट डिमांड हो गया। डिराइव डिमांड क्या होती है, कभी सोचा है? ऐसी डिमांड जो डिराइव होती है किसी चीज की, जैसे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग घर पे क्या रोज सीमेंट खरीदते हैं? रोज नो सीमेंट सर। खरीदते हैं क्या? सीमेंट हम कब खरीदते हैं? जब घर बनाना होता है। तो सीमेंट की अपनी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जब कोई अपने किसी घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, या कोई नया घर बनाना चाहता है, या कोई रिपेयरिंग कराना चाहता है, तो उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, नई चीज बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीमेंट की जो डिमांड है ना, वो डिराइव डिमांड है। किसकी, कहां से आती है? डिराइव होती है जब कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है, कोई अपने घर को बनाना चाहता है, रिपेयर करना, तो डिमांड आती है कंस्ट्रक्शन की, डिमांड आती है कंस्ट्रक्शन की। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन की डिमांड की वजह से सीमेंट की डिमांड डिराइव हो जाती है। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? यस सर। और बताओ, तुम लोगों को क्या एग्जांपल पता है डिराइव डिमांड का? स्तुति बता ना, स्तुति का मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए। स्तुति, स्तुति बता, नहीं तो उसे गाना गवाऊंगा अभी के अभी इसी वक्त, और तू गाएगी। सर वो बहुत अच्छा गाती है। सीरियसली? अरे स्तुति तू गाना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा यार। स्तुति कहाँ है? सर मेरे को नहीं नहीं दिया डिमांड, डिराइव डिमांड वाला, मेरा नेट चला गया था। डिराइव डिमांड का मतलब होता है बेटा वो डिमांड, मतलब ये जो किसी और डिमांड की वजह से डिराइव होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम अभी घर में अपने कंस्ट्रक्शन कराना हो, अभी घर में कोई चीज बनवानी हो, ऊपर का फ्लोर बनवाना हो पापा को, तो पापा क्या करेंगे? बोलेंगे कंस्ट्रक्शन कराना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जैसी कंस्ट्रक्शन की डिमांड आएगी, वैसे ही पैरेलली सीमेंट की डिमांड भी आ जाएगी। सीमेंट हमको ऐसे कभी नहीं खरीदना होता है। हम डेली सुबह उठ के ऐसे कभी देखते हैं क्या, पापा आज चलो सब्जी लेने चलते हैं और सीमेंट लेके आते हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं होता। सीमेंट की डिमांड कभी ऐसे आती ही नहीं है, वो तब आती है जब हम कंस्ट्रक्शन की डिमांड क्रिएट करते हैं। जब हमें कोई इंफ्रा डेवलप करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, तो हमारी डिमांड कंस्ट्रक्शन की है कि हमें कंस्ट्रक्शन कराना है, और डिमांड कंस्ट्रक्शन की है, बट डिमांड कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से पीछे की तरफ पे सीमेंट की डिमांड भी आ जाती है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सीमेंट चाहिए होगा, तो सीमेंट की डिमांड डिराइव हो गई। तो सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसका डिमांड डिराइव होता है बिकॉज ऑफ एनी अदर स्टफ। एनी अदर स्टफ मीन्स, अदर स्टफ मीन्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर डेवलपिंग एन इंफ्रा। सो आपका डिमांड, डिमांड किसका है? आपका डिमांड था कंस्ट्रक्शन का,
पर उस कंस्ट्रक्शन की डिमांड की वजह से सीमेंट की डिमांड भी डिराइव हो गई, इसको कहते हैं डिराइव डिमांड। ठीक है, समझ में आया? अब स्तुति समझ में चली गई क्या? मैं इतना रिपीट किया भाई, गायब हो गई लड़की। क्या यार, इससे गाना गवाना था यार। हाँ सर, जैसे जब किसी को डाइट होता है तो डाइटिंग फूड की डिमांड होती है। हाँ, डाइटिंग फूड की डिमांड होती है। ये तुम लोग कितने इनोवेटिव बातें कर रहे हो। और बताओ ना एग्जांपल, और किस चीज की डिमांड डिराइव हो सकती है? सर बुलेट्स की अगर गन है तो। सामर तू बता। सामर बोलेगा किसी को अगर देना होता है ना खर्चा पानी, किसी को लपेटना है, तो दुश्मन की डिमांड डिराइव हो जाती है ना सामर? सामर तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसका भी कुछ लोचा है। स्तुति तुझे समझ में आया कि फिर मिस हो गया? नहीं सर, सुन गया था। ठीक है। और एक चीज और हम लोग बात कर रहे थे, वो ये था कि स्तुति बहुत अच्छा गाना गाती है। तो आज लाइव स्तुति गाना गाएगी और उसकी ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे। वाह, मेरे मेरा चैनल जो वैसे भी चलता वलता नहीं है, वो और नहीं चलेगा, मतलब चलेगा, वो और चलेगा। स्तुति, तो कौन सा गाना गाने वाली हो आज तुम? अंशिका, इसकी आवाज अच्छी है ना? यस सर। बहुत अच्छा गाती है। अरे वाह यार, मैं बड़ा बड़ा खुश हो रहा हूँ। मेरा दिल ना एकदम एक्साइटमेंट के इस अलग लेवल पे जा चुका है, एकदम ब्लू बूम। तो स्तुति आज हम लोग को गाना सुनाएगी। और कौन सा गाना होगा वो? गाना कौन सा होगा? मेरे अभी से गर्दन नाचने लगे। गाना कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो। सर आज रहने दीजिए ना। ऐसा नहीं है, अभी ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। जो सुनेंगे और बोलेंगे सर क्या बात कर रहे थे, मतलब सर ये सब भी बातें करते थे क्लास में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये हम कवर करेंगे और हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। बट स्तुति यार, तुझे सुनाना चाहिए था यार, ऐसा मत करे यार प्लीज यार। डोंट डू दिस, हाँ डोंट डू दिस। सर जिस दिन पढ़ाई उतनी, मतलब आज इकोनॉमिक्स का पहला दिन है सर, आज पढ़ लेते हैं, बाद में सुना देंगे। तक कवर कर रही है डिटर्मिनेंट्स। बेटा तू बचेगी नहीं, इसे गवाऊंगा तो मैं जरूर। जब हमारे पास एक होनहार सिंगर है तो मेरी आवाज क्यों रहेगी, सिंगर की भी आवाज आनी चाहिए। चलो पहले इसको कवर करते हैं, फिर आगे करते हैं। पहले थोड़ी पढ़ाई करते हैं अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसका इफेक्ट डिमांड पे जाता है? ध्यान से सुनो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इफेक्ट होता है डिमांड, मतलब अगर उसमें कुछ चीजें चेंज हुई, उस फैक्टर में कोई चीज चेंज हुई, तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब एक तरीके के फैक्टर भी कह सकते हैं। कौन से? और तुम्हें बताऊं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये जो टॉपिक है ना, ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। कुछ करो ना करो, इसको जरूर अच्छे से तैयार करना। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम आएगा, नहीं आएगा, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस। क्या है? प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। मतलब समझो, अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो उसका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे? मान लो मुझे कोई आइसक्रीम बहुत पसंद है और उस आइसक्रीम का प्राइस अचानक से बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो मैं उस प्राइस, शायद मैं वो आइसक्रीम ना खाऊं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज का आप डिमांड करते हैं, अगर उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। अगर वही चीज सस्ती हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है गाइस? डिमांड क्या होगी? सर डिक्रीज। डिक्रीज होगी। ये तुम्हारी बुक में भी दिया है इसी तरीके से। इसको और अच्छी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। इसको लिखोगे कैसे? ये तो मैं आपको सिंबल तौर पे दिखा रहा हूँ, एक सिंबल बना रहा हूँ। इसको आप लिखोगे कैसे? यू कैन राइट इफ द डिमांड ऑफ अ, लाइक
If the price of the commodity will increase, the demand of the commodity will decrease, and vice versa. Or when the price will decrease, the demand will increase. And you can make this like price को increase करके दिखाओ, demand को decrease करके दिखाओ. Same अगर price जो है वो घटती है, कम होती है, तो demand क्या होगा? क्या होगा demand के साथ? Demand बढ़ जाएगी, right? So this is what kind of relation it is. इसको मैं किस तरीके का रिश्ता कहूंगा इन दोनों के बीच में? Guys, इन दोनों के बीच में Sir, कैसा रिश्ता? Inverse relation. Very good. So this is nothing but a inverse relationship. उल्टा रिश्ता इन लोगों के बीच में. ये दोनों पोल्स अपार्ट है, बिल्कुल अलग अलग हरकतें करते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस. ये पहला डिटरमिनेंट है. चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सेकंड डिटरमिनेंट क्या है? सेकंड डिटरमिनेंट है इनकम. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम. इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी कई लोग कैसा बोलते हैं, कई बच्चों से जो मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर ये मतलब आपने बोला कि प्राइस को हमने पी से डिनोट किया, तो इनकम को आई से क्यों नहीं डिनोट कर रहे? व्हाट इज द रीजन? तो क्या हुआ ना, जब इनकम को आई से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, पर किसी होनहार इंसान ने क्या किया ना, पहले ही उसने आई जो वर्ड है, आई वर्ड, उसने वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया. इन्वेस्टमेंट के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया? इन्वेस्टमेंट के लिए उसने क्या सिंबल यूज किया? सॉरी, आई. जब उसने आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज ही कर लिया था, तो बोला कि भाई अब इनकम को हम आई से रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उन्होंने मजबूरी में इसको वाई का नाम दे दिया, वाई एज अ सिंबल यूज करने लगे. क्लियर हो रहा है? सो इन्वेस्टमेंट, सॉरी इनकम. अब इनकम का इफेक्ट कैसे होता है? इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है. मतलब इनकम में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा ना, तो डिमांड बदलती है, और ये फैक्ट है. लेकिन पता है हमारे पास ना 3 तरीके के ऐसे गुड्स हैं जिसपे इनकम का इफेक्ट जाता है. गुड्स भी कोई एक तरीके का नहीं है, नॉर्मली नहीं है. 3 तरीके के गुड्स हैं. कौन से? आओ तीनों गुड्स पे इनकम का क्या इफेक्ट जाएगा वो पढ़ते हैं. पहला है नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड मतलब वो गुड्स जो नॉर्मली हम खरीदते हैं. जैसे मान लो हमारे केस में शुगर पकड़ लो, तो शुगर का क्या है? जब भी प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? जैसे कोई नॉर्मल गुड्स है, ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो. नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मली हम कोई अच्छा क्वालिटी का गुड्स खरीदते हैं, तो क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा, उसमें क्या देखो, उसमें रिलेशन क्या होता है प्राइस और डिमांड का. नॉर्मल गुड का प्राइस अगर बढ़ता है, नॉर्मल गुड का प्राइस अगर बढ़ता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. नॉर्मल गुड का प्राइस अगर घटता है, गाइस थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना देता हूं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो. समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, प्राइस sir. बढ़ा, डिमांड घटा. दूसरा क्या है? प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ा. उल्टा, इस नॉर्मल गुड में उल्टा रिश्ता होता है. लेकिन एक और गुड्स होते हैं, पता है क्या? इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स. एक गुड को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक क्या कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ दिमाग Sir, से. Jagger. जैगर, जैगर राइट ना? Jaggery. Yes, sir. जैगरी, जैगरी, हाँ यस. हाँ जागरी, हाँ. वही मैं सोचा कुछ जैगरी, जो तूने मेल बोल दिया, श्रुति ने फीमेल बोल दिया, और क्या? जैगर, जैगरी, नॉट एन इशू. सो इंफीरियर गुड इज जैगरी एंड नॉर्मल गुड इज शुगर. सो शुगर का क्या है? अपन का अगर पापा लोग की इनकम अच्छी है, पापा अच्छा कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो शुगर हम खरीदते हैं. नॉर्मली हम सबकी फैमिली में शुगर, चीनी आती है, राइट? तो कभी कभी चीनी अगर महंगी हो गई, तो हम चीनी को कम यूज करेंगे, चीनी की डिमांड कम कर लेंगे. लेकिन अगर चीनी सस्ती होगी, तो हम चीनी को बढ़ा सकते हैं, हम चीनी ज्यादा लेने लग जाएंगे. तो इसमें प्राइस और नॉर्मल गुड के डिमांड में, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, उल्टा होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो. बट कुछ गुड्स होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, जैसे जैगरी जो उसने बताया, गुड़, हम हिंदी में उसको गुड़ कहते हैं. इसमें क्या होता है, अगर अपनी की इनकम कम है ना, अपनी इनकम अगर कम है, ध्यान से सुनना. अरे यार मैं पी लिख रहा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो यार, सॉरी गाइस. ये पी नहीं, यहाँ पे वाई होगा. यहाँ पे वाई, हम वाई पढ़ रहे हैं ना, इनकम प्राइस की बात नहीं कर रहे. तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, हद है. थोड़ा अलर्ट रहो यार. वाई, इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है. किस केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में. लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? जब हमारी कमाई अच्छी नहीं है, हमारी इनकम बहुत गंदी है, वाई अगर हमारा बहुत गंदा है, इनकम हमारी बहुत गंदी है, तो क्या होगा यहाँ पे? बताओ, अगर इनकम बहुत गंदी है तो क्या होगा? बताओ, बोलो 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 बोलो, इसमें कैसा रिश्ता होगा? बोलो 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 बोलो, बताओ. इनकम अगर हमारी कम है, गाइस सुनो तो क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी इनकम कम है,
तो तुम लोग चीनी नहीं खरीदोगे, तुम लोग बोलोगे यार ऐसा है ना, चीनी बहुत महंगी है, हमारे बजट के आउट है। अपन क्या करते हैं, गुड़ से काम चला लेते हैं, तो गुड़ की डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड में क्या होता है, जब इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होती है गाइस, बढ़ जाती है। जब इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। और जब अगर इनकम बढ़ गई, आपकी बहुत अच्छी इनकम हो गई, इनकम बढ़ने लगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, यार बहुत खा लिया गुड़ शुड़ यार, हटाओ जैगरी वैगरी, अब अपन खाएंगे चीनी। तो हम क्या अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इंफीरियर गुड्स की फिर डिमांड घट जाएगी, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, घट गई। क्लियर हो रहा है सबको, हाँ या ना? तो यहाँ क्या है, ये भी इनवर्स ही है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड की डिमांड घट रही है, और अगर इनकम घट रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है सबको, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. सब सो Yes, sir. गए, सब सो गए। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, तीसरा इनएक्सपेंसिव। और कोई चीज अगर बुक में छूट रही है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कवर कराऊंगा। आज जो कवर करा रहा हूं पहले उसको कवर करो। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एन, इसे कहते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। इसका क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो इसको लिख के बताता हूँ। हे गाइस, डू वन थिंग, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।